अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर जाहिद नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 एनवायरमेंटल बायोलॉजी के पोर्शन से, दैट इज़ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। जब मैन और उसका अपने एनवायरनमेंट से क्या रिलेशंस हैं, एनवायरनमेंट से क्या लिंक हैं, एनवायरनमेंट किस किस्म के रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 में। एनवायरनमेंट में नेचर ने फॉर मैन के लिए, फॉर मैनकाइंड के लिए, फॉर दी सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड कुछ ऐसे रिसोर्सेज प्रोड्यूस किए हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं जो कि ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, जिनमें सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बेटे याद रखिएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिन्हें रिप्लेनिश्ड किया जा सकता है, जो रीसेट हो सकते हैं, जिन्हें रीयूज किया जा सकता है, जिनकी रीबिल्डिंग हो सकती है, ऐसे रिसोर्सेज को हम नाम देते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। इसमें हमारे पास एयर, वाटर, सॉइल, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, फिशेस, लाइव स्टॉक एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। हमारी इस अर्थ सरफेस पर, बायो सरफेस पर, बायोस्फीयर में जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनमें सबसे पहला सोर्स एयर, जिसको अगर हम इस डायग्रामेटिकली देखें तो हमारे एयर का 70% जो है वो बेस करता है नाइट्रोजन पर और 20% बेस करता है ऑक्सीजन पर, एंड रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेस 0.3%, इनर्ट गैसेस मेनली ऑर्गन इनर्ट गैस 0.97% एंड वाटर वेपर्स 1%। तो बेटे याद रखिएगा, ऑक्सीजन गैस जो कि रेस्पिरेटरी गैस है, जिसके बगैर रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है, आइदर प्लांट्स हो या एनिमल्स, तो मैन स्पेशली हमारी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी है, जो हमारे एटमॉस्फेयर का 20% रखा है नेचर में, और 78% नाइट्रोजन जो कि हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के बगैर प्लांट में बायोसिंथेसिस इम्पॉसिबल है, लाइक प्रोटीन्स, लाइक बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर नाइट्रो कंपाउंड्स। तो डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, और नाइट्रोजन एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हमें सॉइल में भी मिलता है, लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट, एज वेल एज दी अमोनिया की फॉर्म में, जिसे बैक्टीरिया फिक्स करते हैं। हमने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स में। सॉइल में ऐड करते हैं, सॉइल से प्लांट लेते हैं, प्लांट अपने बायोसेंसेस में यूज़ करते हैं, लाइक प्रोटीन्स, लाइक न्यूक्लिक एसिड, लाइक बायोसेंसेस ऑफ क्लोरोफिल, देन जो है वो अल्टीमेटली ट्रांसफ़र होता है टू मैनकाइंड। और हमारी बॉडी में यू नो वेरी वेल, प्रोटीन बिल्डअप में विदाउट नाइट्रोजन नो प्रोटीन्स, नो न्यूक्लिक एसिड।
तो हमारी एयर का बहुत बड़ा रोल है हमारे जो है वो लाइफ में। और याद रखिएगा अप टू 6000 मीटर तक हमारे एटमॉस्फेयर में एयर का एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं कि एनवेलप है, जहाँ हमारे एटमॉस्फेयर में 6000 मीटर तक एयर मौजूद है। दूसरा हमारे पास सबसे मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ, सेकेंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दैट इज़ वाटर, जो ऑल बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए लाजमी है। हमारी अर्थ सरफेस का 1500 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर जो है इट इज़ कवर्ड बाय द वाटर। इस 1500 क्यूबिक किलोमीटर में से 93% ओशन, 4% हमारे पास अर्थ क्रस्ट में, 2% ग्लेशियर्स में, एज वेल एज पोलर आइस। अगर फ्रेश वाटर के हवाले से देखें तो फ्रेश वाटर 37,000 क्यूबिक किलोमीटर हमारी अर्थ सरफेस पर है, जिसे याद रखिएगा 10% डोमेस्टिक लाइफ में, 90% इरिगेशन और इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। हम अगर सॉइल पार्टिकल्स, अगर फ्रेश वाटर देखें तो हमारे पास जो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर मौजूद होता है वाटर सॉइल सरफेस में, दैट इज़ कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और जो सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान फ्लो करने वाला पानी, दैट इज़ कॉल्ड कैपिलरी वाटर, दिस इज़ कैपिलरी वाटर। हम जो नल वगैरह लगाते हैं वो हम कैपिलरी वाटर जो है वो इकट्ठा कर रहे होते हैं, जिसकी डेप्थ तकरीबन 20 या 30 फीट तक होती है। इसी तरह ग्रेविटेशनल वाटर, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, जो कि काफ़ी डेप्थ में मौजूद होता है, जो वाटर बेड में मौजूद होता है, इसे हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। तो बेटा याद रखिएगा 93% ओशनिक है। और अगर हम ओशनिक वाटर को वापोरेट करें तो 100 लीटर ऑफ सी वाटर विल प्रोवाइड 3.5 kg साल्ट, दैट इज़ कॉल्ड टेबल साल्ट। इसी तरह जब हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स है रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, जिसमें बहुत सारे मेटल्स, बहुत सारी मेटलॉइड्स, बहुत सारे एलिमेंट्स जो हमारी लैंड एंड सॉइल में पाए जाते हैं। इसी तरह प्लांटेशन, क्रॉप्स, फॉरेस्ट्स एज वेल एज हमारी लैंड जो है हमें प्रोवाइड करती है, स्पेशली ऑटोट्रॉफ्स, प्रोड्यूसर्स, जिन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हम डिपेंड कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो लैंड फॉरेस्ट्स हैं हमें प्रोवाइड करते हैं वुड फॉर डोमेस्टिक फ्यूल पर्पस, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट दी मटीरियल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर्स, as well as for manufacturing of pulp as well as paper फॉर्मेशन में भी इसी लैंड के दिए गए प्लांट्स हम इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने आपसे जिक्र किया कि मेटल और नॉन मेटल्स का भी सोर्स है, एज वेल एज बैंक ऑफ दी डॉर्मेंट सीड भी है हमारी सॉइल, जिसमें बिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स के सीड्स डॉर्मेंसी की फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो वाइल्ड लाइफ जो हमारे फॉरेस्टी रीजन में होती हैं, जो वाइल्ड लाइफ एज अ प्रीडेटर्स, एज अ प्राइमरी कंज्यूमर्स, एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एज अ टर्शरी कंज्यूमर्स
पाई जाती हैं। जो बैलेंसिंग ऑफ लाइफ है फॉरेस्ट में, इसमें वाइल्ड लाइफ का बहुत बड़ा रोल है। डिफरेंट फार्म में एज अ प्रीडेटर्स, एज अ कंज्यूमर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, डिफरेंट फार्म में जो है वो हमारी नेचर को बैलेंस करने में, लाइफ बैलेंस करने में बहुत बड़ा रोल है वाइल्ड लाइफ का। उसके बाद हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसमें सोलर एनर्जी, वाटर, विंड, फास्फेट, डिफरेंट मटेरियल्स, ऑयल्स, लाइमस्टोन, एज वेल एज डिफरेंट। अब हमारे पास सोलर एनर्जी हमने पीछे पढ़ा रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ रहे हैं। जब हम कंपेयर ये दें, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ रहा है, विंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ रहा है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बहुत सारे मेटल्स, मेटलॉइड्स, ऑर्गेनिक ऑयल्स, नेचुरल गैसेस, लाइमस्टोन और बहुत सारे जिन्हें रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता, जिन्हें हम रीयूज़ नहीं कर सकते, जिन्हें रीसेट नहीं कर सकते, जो रीफार्मिंग में नहीं आते, ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं। इसी तरह जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी सोर्स के लिए नेचर ने हमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, जिनमें गैस है, ऑयल्स हैं, कोल है, नेचुरल गैस है, फॉसिल फ्यूल है, जिसे हम पेट्रोलियम्स कहते हैं। तो डिफरेंट रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं, जिनमें आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल तार, शेल्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स और डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी रिसोर्सेज। और रिन्यूएबल में सोलर एनर्जी है, फॉलिंग वाटर एनर्जी है, विंड वेव एनर्जी है, ओशनिक करंट एनर्जी है, टाइडल ग्रेडियंट एनर्जी है एंड डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी, जिन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंसान, ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं एनर्जी लेवल के हवाले से, तो फॉसिल फ्यूल का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें न्यूक्लियर फ्यूल के हवाले से देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर फ्यूल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमारे पास यूरेनियम का यूज़ एज वेल एज डिफरेंट ऐसे एलिमेंट्स, ऐसी धातें जिनको न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यूरेनियम है, प्लैटिनम है, एज वेल एज और बहुत सारे मेटल्स, जिसमें आपकी बुक में लिखा होगा, आप उसको देखेंगे कि अगर हम 1 kg न्यूक्लियर फ्यूल बर्न करें तो हमें जो एनर्जी मिल रही होती है दैट इज़ 79 किलो जूल एट द रेट ऑफ दी 30 लाख किलोवाट, जिसे एज़ कंपेयर टू हम कोल से अगर हासिल करना चाहें तो वो हमें फ्यूल, वो एनर्जी मिलेगी 3 मिलियन kg। जब हम कोल को बर्न करें तो उतनी एनर्जी मिल सकती है जितनी 1 kg न्यूक्लियर फ्यूल से मिलती है। लेकिन याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूल हमारे लिए हैज़र्डस होता है, बहुत सारे हैज़र्ड्स काज करता है। इसी तरह पीछे हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी है, जो हीट की अपनी सोर्सेज हैं, जो अर्थ में बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ की वजह से अर्थ का अपना एक एनर्जी लेवल है। इस तरह सोलर एनर्जी, जिसको आजकल हम इस्तेमाल भी करते हैं फॉर दी इलेक्ट्रिकल पर्पस, इसे हम
इलेक्ट्रिकल सोर्सेज पूरे कर रहे होते हैं, अपने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे होते हैं। इसमें हम सोलर पैनल्स आजकल जो लग रहे हैं, इसमें मेटल्स डिटेक्ट करती हैं सन रेजिस को और कन्वर्ट करती हैं इनटू दी इलेक्ट्रिकल पावर में। इस तरह सॉलिड वेस्ट में जो हम बना रहे होते हैं, दैट इज़ जिसको बायोगैस कहते हैं, आजकल फार्म यार्ड मैन्योर से बनाई जाती है। इसी तरह विंड वेव्स है, ओशनल है, ओशन थर्मल ट्रेड है, आजकल बड़े बड़े टरबाइंस लगाए जाते हैं जो विंड वेव से एज वेल एज ओशन थर्मल ग्रेडियंट से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और हाई रेट पर, हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इस तरह अगर हम विंड वेव्स या ओशनिक थर्मल ग्रेडियंट की बात करें तो 250 टू 2500 बिलियन किलोवाट्स एनर्जी जनरेट की जाती है। इस तरह टाइडल पावर एनर्जी है, इसको आप देखेंगे। हाइड्रोलिक एनर्जी है, ये भी आप देखेंगे। हाइड्रो पावर एनर्जी जिसे कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसे कहा जाता है। हमारे पाकिस्तान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का ही इस्तेमाल मोस्टली ज़्यादा होता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डैम्स के अंदर हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसमें वार्षिक है, डारगाई है, तरबेला डैम है, मंगला डैम है, जो कि एनर्जी जनरेट करते हैं 4300 मेगावाट्स पीक पावर इन पीरियड में इन द पाकिस्तान, जो वापडा इसको हम कहते हैं। देन जब हम बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की, तो बेटा जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है, ये एनर्जी का लॉस टू एनवायरनमेंट में हमारे जो पुराने अप्लायंसेस होते हैं, हमारे जो पुराने घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले अप्लायंसेस हैं, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को वेस्ट करते हैं, इसकी वजह से हमारी ग्लोब ऑफ अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग कंडीशन आती हैं और ग्लोबल वार्मिंग से बड़े बड़े डिज़ास्टर आ सकते हैं, और जिसको फेस आजकल इंसान कर भी रहा है। बेटा उसके बाद हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। डे बाय डे बढ़ती हुई आबादी भी हमारे रिसोर्सेज के लिए बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है, जिसे न कंट्रोल किया गया तो माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। इसी तरह डिफॉरेस्टेशन भी बहुत बड़ा इफेक्ट पास करती है अपॉन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड मे कॉज सीवियर प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ राइजिंग सरफेस टेम्परेचर, बायोस्फीयर का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी तरह जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस एनवायरनमेंट का, हमारी अपनी ही एक्टिविटीज़ की वजह से जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए इशू है, दैट इज़ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन अनडिज़ायरेबल चेंज को कहा जाता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में आए और हमारे लिए नुकसानदेह हो, उसे पॉल्यूशन कहते हैं। इसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। दिस इज़ वाटर पॉल्यूशन। करते हैं जब वाटर पॉल्यूशन की, तो बेटा एज वेल एज लैंड पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ह्यूमन लाइफ का। हमारी एयर में ऐड होने वाले जो है वो डिफरेंट किस्म के टॉक्सिक गैसेस, जो हमारी फैक्ट्रीज़, हमारे फॉसिल फ्यूल एज वेल एज डिफरेंट अदर एक्टिविटीज़ से टॉक्सिक गैसेस एनवायरनमेंट में जाती हैं, जो हमारी एटमॉस्फेयर का एयर परसेंट कंपोजिशन को चेंज करती हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े सीवियर प्रॉब्लम्स
काज हो सकते हैं, और वो पार्टिकल जो हमारी एयर को, वो कंपोनेंट जो हमारी एयर पॉल्यूशन काज करते हैं, उन्हें पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स कहते हैं, जिनमें मेटल्स हैं, मेटलॉइड हैं, डस्ट पार्टिकल है, एज वेल एज मेटल्स हैं, रेजिन है, पोलन है, एरोसोल है, और डिफरेंट हैलोजन कंपाउंड्स हैं जो एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा काज बनते हैं। और जो फॉसिल फ्यूल है, इसकी बर्निंग से या हमारी इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत बड़ा जो स्मोक प्रॉब्लम आ रहा है, धुआं का बहुत बड़ा इशू है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट की नॉर्मल एयर कंपोजिशन को अफेक्ट करता है, जिसके बहुत बड़े रिटार्डिंग इफेक्ट आ रहे हैं हमारी लाइफ पर। याद रखिएगा, एयर पोल्यूशन की वजह से फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। अक्सर शाम के वक्त आप देखें, जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है या फैक्ट्रीज़ वाले एरिया होते हैं, वहाँ एयर में एक वाइट कलर का स्मोक लाइक कंडीशन होती है, जिसे हम नाम देते हैं फोटोकेमिकल स्मोक, जो हमारी आइज़ के लिए इरिटेशन काज करता है, लंग्स के लिए इरिटेशन काज करता है। और जब नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करती है हाइड्रोकार्बन्स के साथ, तो बनाती है फोटोकेमिकल स्मोक, जिसको इनहेल करने से रेस्पिरेटरी इरिटेशंस होती हैं, लंग्स इरिटेशन होती हैं, आइज़ इरिटेशन होती हैं। कभी आप किसी गुंजान आबादी वाले या गुंजान ट्रैफिक वाले एरिया में शाम के वक्त अगर ट्रैफिक जैम हो जाए, तो आप देखते हैं अक्सर कि आइज़ में इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में शदीद बर्न या जलन होना शुरू हो जाती है, आपकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। उसका रीज़न ये होता है कि फोटोकेमिकल स्मोक बन रहा होता है। जो नाइट्रस ऑक्साइड है, जब वो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट कर रही होती है, तो वो फोटोकेमिकल स्मोक बनाती है। इसी तरह जब हम जिक्र करते हैं वाटर पॉल्यूशन का, तो इसकी वजह से आपको पता होना चाहिए कि एयर पोल्यूशन की वजह से जो जितनी भी टॉक्सिक गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में ऐड होती हैं वाया स्मोक, विच इज़ कमिंग फ्रॉम दी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फ्रॉम द फैक्ट्रीज, फ्रॉम द बर्निंग ऑफ डोमेस्टिक फ्यूल, ये काज करती एसिड रेन। और एसिड रेन के हवाले से देखा जाए तो एसिड रेन जब हमारे एनवायरनमेंट में जाने वाला स्मोक, जिसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस। लेकिन जब सल्फ़र ऑक्साइड हमारे एयर के अंदर वाटर वेपर से मिलता है, तो बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड जब मिलेगा हमारे एनवायरमेंटल वाटर वेपर के साथ, तो बनाता है नाइट्रस एसिड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, तो बनाता है कार्बोनिक एसिड, वाटर के साथ रिएक्ट करके। जब यही एसिड्स हमारे पास ड्यूरिंग रेनफॉल हमारी अर्थ सरफेस पर आते हैं, तो उसे हम एसिड रेन का नाम देते हैं। ये एसिड्स धुएं से निकलने वाली गैसेस और एनवायरमेंटल वाटर वेपर के रिएक्ट होने से बने। जैसे ये सॉइल सरफेस पर आते हैं, हमारी इस बायोस्फीयर में दोबारा आते हैं, अर्थ पर फॉल ऑफ होते हैं, तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर काज करते हैं फॉर एक्वेटिक लाइफ्स, फॉर प्रोड्यूसर्स प्लांट्स, एज वेल एज फॉर ह्यूमन, जिसकी वजह से बहुत सारी स्किन डिजीज़, हेयर लॉसेस और बहुत सारी जो है वो स्किन डिसऑर्डर्स, आइज़ डिसऑर्डर्स एसिड रेन की वजह से हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि सीज़न की जो पहली बारिश है उसमें नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो साल भर हमारे एयर में जाने वाले टॉक्सिक गैसेस
जब वहाँ रिएक्ट होकर एसिड की सूरत में वाटर वेपर के साथ हमारी सरफेस पर आती हैं तो हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकती हैं। ये हमारे पास जो है वो हमारा बहुत बड़ा एक डिसऑर्डर है। जिस तरह आप देखें, जब हमारी बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं, जो आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स हैं या स्टैचू वगैरह हैं, ये डे बाय डे एसिड रेन की वजह से डिटोरिएट हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं और हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस ख़त्म होने पे आ गई हैं। जिस तरह आपकी बुक में देखेंगे तो हमें डिफरेंट एरा में दिखाए गए स्टैचूज़ एंड बिल्डिंग्स जो आज के हालत में और आज से प्रीवियस हालत में कंपेयर करें तो बहुत बड़ा चेंज है एसिड रेन की वजह से या एयर पॉल्यूशन की वजह से। इसी तरह जब हम बात करते हैं हमारे पास जो ग्लोबल वार्मिंग की, तो बेटा याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ एज वेल एज टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, जब हमारी अर्थ का ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ता है बाय एडिंग डिफरेंट टॉक्सिक गैसेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, बर्निंग फॉसिल फ्यूल, फैक्ट्रीज़ जो हमें या एनर्जी वेस्ट की वजह से, जब हमारी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलना शुरू करेंगे, सी लेवल या वाटर लेवल बढ़ेगा जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े थंडर स्टॉर्म्स एज वेल एज फ्लड आ सकते हैं। सी लेवल बढ़ने से बड़े बड़े सुनामीज़ बन सकते हैं और वाटर वेपर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ओवर ह्यूमिडिटी की वजह से भी प्रोड्यूसर्स अफेक्ट होंगे, ट्रांसपायरेशन रेट अफेक्ट होगा, एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाएंगी। इट मीन्स हमारा पूरा जो बैलेंसिंग ऑफ नेचर है, ये हमारी एक्टिविटीज़ से बढ़ने वाला जो टेम्परेचर हमारे ग्लोब का है इस पर अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सी लेवल राइज होगा, ग्लेशियर ज़्यादा पिघलना शुरू हो जाएंगे, स्नो कवरिंग ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ और पूरा एक बायोस्फीयर जो है वो आजकल इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक बहुत बड़ा वार्मिंग इंडिकेशन है, एक अलार्म है फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिसबैलेंसिंग ऑफ नेचर का। देन इसी तरह इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देखें तो वाइल्ड फायर्स, स्नो आइस, पर्मा फॉरेस्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स आना शुरू हो जाएंगे। वार्मिंग बढ़ने से बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होंगी, फ्लड आना शुरू हो जाएंगे, जो एक एनर्जी साइकिल एनवायरनमेंट में चलता है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, जिसके इफेक्ट आजकल हमारी लाइफ में नज़र भी आते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन की, तो हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट जो गैसेस ऐड हो रही हैं फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से, एज वेल एज डिफरेंट इफेक्ट्स जो हमारे एनवायरनमेंट पे आ रहे हैं, स्पेशली जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूज़ ऑफ डिफरेंट केमिकल्स इन द एग्रीकल्चर फील्ड, स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इससे निकलने वाली क्लोरीन गैस जो कि हमारे पास बहुत से फ्यूमिगेशन की फार्म में, पेस्टिसाइड की फार्म में और डिफरेंट फार्म में हम एज आ इंसेक्ट रिपेलेंट की फार्म में घरों में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से निकलने वाली क्लोरीन, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, इससे निकलने वाली क्लोरीन गैस का एक मालिक्यूल
याद रखिएगा 1 लाख ओजोन लेयर मॉलिक्यूल से। और ओजोन लेयर एक ऐसा थिक एनवलप है हमारे बायोस्फीयर के अराउंड जो हार्श और शार्प रेडिएशन ऑफ दी सन से हमारे इस ग्लोब ऑफ अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। और ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ड्यू टू एडिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डे बाय डे ओजोन लेयर, जिसको हम O3 कहते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करेंगे क्लोरीन गैस से, क्लोरीन मॉलिक्यूल से अदर डिफरेंट कंपाउंड्स बनना शुरू होते हैं। ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली कम पड़ती जा रही है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंट्रीज़ में ओजोन लेयर ज़्यादा डिप्लेट होने की वजह से शदीद मौसम गर्म भी रहता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके बहुत बड़े आफ्टर इफेक्ट आते हैं प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, ह्यूमन लाइफ पर। इस तरह कहते हैं कि अफ्रीका में ओजोन लेयर डिप्लेशन ज़्यादा है और इसी ओजोन लेयर डिप्लेशन की वजह से जब शार्प रेडिएशन, जब हाई इंटेंस लाइट हमारे सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ेगी, वो हमारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स को एज़ वेल एज़ जो है इस बायोस्फीयर को डिस्टर्ब करती है, करेगी भी, जिसकी वजह से हमारे जो ह्यूमन लाइफ में स्पेशली डिफरेंट डिसऑर्डर्स लाइक स्किन कैंसर, दैट इज़ आल्सो मे बी डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, जिसकी वजह से शार्प रेडिएशन जब ज़मीन पर पहुंचेंगी तो हमारी स्किन के लिए बहुत बड़ा डिसऑर्डर काज करती है इन द फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर। इसी तरह बेटा जब हम डिस्कस करते हैं वाटर पॉल्यूशन, तो हमारे पास वाटर पॉल्यूशन के हवाले से अगर देखा जाए तो जब हमारी ही एक्टिविटीज़ की वजह से जब हम घरों का कूड़ा कीचड़ा, हमारा ड्रेनेज सिस्टम जब डायरेक्टली हम चैनल्स में, लैक्स में ऐड कर रहे होते हैं, डिस्कार्ड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वाटर लाइव्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, ये डिस्टर्ब होते हैं। ऑक्सीजन लेवल वाटर का डिस्टर्ब हो जाएगा, कंटामिनेटेड होगा वाटर फॉर एनिमल्स के लिए, एज वेल एज इट विल बी अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जब बहुत सारे ऑर्गेनिक्स, बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स पानी में ऐड होंगे तो पानी में मौजूद एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, स्पेशली एनिमल लाइफ विल बी डिस्टर्ब एंड दैट टाइप ऑफ वाटर विल बी अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो वाटर पॉल्यूशन जो है, इसके काजेज़ हमारा ड्रेनेज सिस्टम, हमारे एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे केमिकल्स जो कि हमारे रिवर्स में, लैक्स में, एज वेल एज चैनल्स में, और बहुत सारे जो वाटर है हमारा, ये पॉल्यूट होता है ड्यू टू यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, ड्यू टू अनमैनेज्ड ड्रेनेज सिस्टम, ड्यू टू डिस्कार्डिंग गार्बेज इनटू दी वाटर। ये बहुत बड़ा लाइफ पे इफेक्ट काज करते हैं, जिसमें याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा जब ऑर्गेनिक्स ऐड हो जाते हैं, जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे बहुत सारे सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स, नाइट्राइट, नाइट्रेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया और बहुत सारे मटेरियल जब एक्सेसिव मिकदार में होंगे तो वो जहाँ एनिमल लाइफ को अफेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ फेवर करते हैं ग्रोथ ऑफ एल्गी में, और जिसे एल्गल बैलून कहते हैं या यूट्रॉफिकेशन कहा जाता है। एल्गल बैलून दो किस्म के होते हैं, या तो ओलिगोट्रॉफिकेशन या फिर यूट्रॉफिकेशन। क्यों बन रहे हैं? जब बहुत सारे इनऑर्गेनिक्स, हाइड्रोजन सल्फाइड्स, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स ऐड होते हैं, जो कि हमारे डिटर्जेंट्स में, हमारे सर्फ में, हमारे
बहुत सारी जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम का जो वाटर जा रहा होता है इसके अंदर मौजूद होते हैं, और जब कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ती है लैक्स एंड पूल्स में या डिचेस में, जिसकी वजह से याद रखिएगा जो है वो अलगल बैलून बनता है। या देखें अलगल बैलून, यहाँ एक लेक है, इस लेक का पूरा सरफेस एरिया कवर्ड है बाय द ग्रोथ ऑफ एल्गी, जिसे यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। यहाँ नॉर्मल लेक देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है दैट इज़ द अलगल बैलून, जिसे हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। और यूट्रॉफिकेशन जब सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया इज़ कवर्ड बाय दी एल्गी इन द लेक्स, दैट इज़ कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन, जिसका काज जो है वो याद रखिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फेट, सल्फाइड्स, नाइट्रेट, नाइट्राइड्स जब हम वाटर में ऐड होंगे, जिसकी वजह से एल्गी ग्रोथ होना शुरू होती है। जब वो पूरे सरफेस को कवर करती है तो उसे हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन, अलगल बैलून कहते हैं। या फिर जब ये स्पॉट्स की सूरत में हमारे लेक्स वगैरह में जगह जगह स्पॉट्स की सूरत में ग्रोथ हो रही होती है एल्गी की, उसे ओलिगोट्रॉफिकेशन कहते हैं, जिसमें वाटर जो है वो न्यूट्रिएंट पोर होता है, एज वेल एज रिलेटिव डेप्थ भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगी ऐसी लैक्स में। जो है वो डिस्पोजेबल ऑर्गेनिक्स मैटर जो होते हैं इसकी सेडिमेंटेशन होती है। लेकिन ओलिगोट्रॉफिकेशन में याद रखिएगा टुकड़ों की सूरत में आपको एल्गी ग्रोथ नज़र आती है। थोड़ा सा अब याद रखिएगा ओलिगोट्रॉफिकेशन और यूट्रॉफिकेशन, जिसकी वजह से बहुत बड़ा अफेक्ट आ रहा होता है लाइव्स पर, लिविंग बीइंग्स पर, स्पेशली वो लाइव्स जब ओलिगोट्रॉफिकेशन होगी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वाटर में कम हो जाएगी, जो एनिमल्स हैं वाटर में वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास लैंड पॉल्यूशन, हमारे जगह जगह जो घरों में लगा हुआ जो वेस्ट है, गली में पड़ा हुआ वेस्ट है, या जगह जगह जब हम डिस्कार्ड कर देते हैं गार्बेज को तो वो काज बनता है लैंड पॉल्यूशन का, जिस लैंड पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस एनवायरनमेंट में ऐड होंगी, तो डिकम्पोजिशन होगी, बैक्टीरिया मौजूद होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ एज वेल एज अदर डिफरेंट टाइप्स के पैरासाइट यहाँ से निकलते हैं। अब इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी हो सकती है, टॉक्सिक गैसेस ऐड होंगी, डिकम्पोजिशन हो सकती है, बहुत सारे पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं टू मैनकाइंड, हेल्थ इश्यूज़ बन सकते हैं। और जहाँ पर गार्बेज वगैरह पड़ा होगा, जो लैंड पोल्यूटेड होती है, वो ना तो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो सकती है, ना हाउस होल्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है। और लैंड पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंकते हैं, गार्बेज फेंकते हैं, सॉइल की पोरेसिटी ख़त्म हो जाएगी, सॉइल में कैपेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ख़त्म हो जाएगी, और जहाँ पोल्यूटेड सॉइल होगी उसमें प्लांट एंड वेजिटेशन ना होने के बराबर हो जाती है। इसलिए लैंड जो है, लैंड पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी तरह जब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन की, तो शॉर्ट सी बात है, हम रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल करना शुरू कर दें। जो ऑर्गेनिक्स हैं, जो गार्बेज है, इसको रिसाइकिल करके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करें। सेवेज सिस्टम को परफेक्ट बनाया जाए तो वाटर पोल्यूशन नहीं होगी। ऑर्गेनिक्स का रीयूज़ किया जाए, रिसाइकिल किए जाएँ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं एनवायरमेंटल डिटोरिएशन को। एज वेल एज डिफॉरेस्टेशन को रोक दिया जाए, एफॉरेस्टेशन की जाए, प्लांटेशन ज़्यादा की जाए, हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। या यूज़ ऑफ जो हम पेस्टिसाइड्स वगैरह एग्रीकल्चर साइट पर है
उसे ख़त्म करें तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास की टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 13 से। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इसके लास्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हमारे एक डिजीज़ का, डिसऑर्डर्स का, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन डिजीज़ को डिफरेंट कैटेगरीज में रखती है, जिसमें इन्फेक्शियस डिजीज़, पैरासाइटिक डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़, एज वेल एज कॉन्जेनिटल डिजीज़, नॉन कॉन्जेनिटल डिजीज़ एंड एजिंग एसोसिएटेड और डिजेनरेटिव डिजीज़। इसमें डिजीज़ पर टेबल बना हुआ है, आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है, जो लास्ट ऑफ द चैप्टर में है। एज वेल एज जो है वो आपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल डिजीज़, पैरासाइटिक डिजीज़, डिजेनरेटिव डिजीज़, उनके काजेज़, ये टेबल को अच्छी तरह देखिएगा, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आपने एसिड रेन, ओलिगोट्रॉफिकेशन, यूट्रॉफिकेशन का टॉपिक अच्छी तरह पढ़ना है, पॉल्यूशन इट्स टाइप पढ़नी है। इसी तरह ये तो हमारे पास थी मटेरियल पॉल्यूशन, लेकिन पॉल्यूशन की नेक्स्ट टाइप होती है नॉन मटेरियल, जिसमें रेडिएशन है, रेडिएशन पॉल्यूशन, जो भी बहुत बड़ा डिज़ास्टर काज करती है ह्यूमन के लिए। इसी तरह नॉइज़ पॉल्यूशन, जिसकी वजह से आपको पता है हाइपरटेंसिविटी, स्ट्रेस बढ़ता है, जो डिफरेंट गाड़ियों का साउंड्स, अनवांटेड साउंड जिसे नॉइज़ कहते हैं, क्योंकि एक लिमिट तक हमारे कान सुन सकते हैं, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो डिसएग्रीएबल सेंसेशन पैदा करने वाली साउंड्स को हम नॉइज़ कहते हैं। इसकी एक अपनी जगह है, एक अपनी डिस्टर्बेंस है एनवायरनमेंट में। रेडिएशन की वजह से हमारी लाइफ्स डिस्टर्ब हो रही हैं, लिविंग बीइंग डिस्टर्ब होते हैं, एक्वेटिक लाइफ्स, टेरेस्ट्रियल लाइफ्स, हमारी एयर में पाई जाने वाली बहुत सारी लाइफ्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस रेडिएशन से इफेक्ट होते हैं, जिनका रोल बैलेंसिंग ऑफ नेचर में होता है। ये सारे टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह देखना है और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।